टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये एक पार्ट है जिसमें आर्टिकल 370 था जो एब्रोगेट हुआ। इसी में आर्टिकल 371 भी है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा दे रहा था। उस विशेष दर्जे का फायदा कुछ अलगाववादी उठा रहे थे, पाकिस्तान उठा रहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। तो अब इसका कुछ सॉल्यूशन करना था। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरियत बचनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको स्टॉल किया गया है वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा। मुद्दा यह है कि 371 जो आर्टिकल है वो 11 प्रदेशों को, कुछ विशेष दर्जे की बात करता है 11 प्रदेशों को, जिसमें से 6 जो हैं 6 स्टेट्स वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी बनाकर रखते हैं। भारतीय फौज के साथ वो लड़ते आए हैं। आजादी से आज तक का समय आ गया। हालांकि भारत सरकार को इन पिछले दशकों में कुछ सफलता मिली है। कुछ सेसेशनिस्ट ग्रुप्स को हमने ब्रेक किया है, कुछ से सरेंडर कराया है, कुछ का इंटीग्रेशन कराया है, कुछ को स्पेशल डिमांड के थ्रू यहां पर हमने एश्योर किया है कि देखो भाई, जो इंटरेस्ट ऑफ दिस रीजन है, कल्चर ऑफ दिस ट्राइबल पॉपुलेशन, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड और ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो उसके थ्रू हमने बीच का रास्ता निकाला है। लेकिन फिर एक लिंक समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट है उसने अगर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सही बताया टू टैकल द प्रॉब्लम विच वाज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी जो हम कंटिन्यूअस इंसर्जेंसी कुछ एरियाज में देखते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NSCN-IM, उल्फा एटसेट्रा, तो इन मिलिटेंट ग्रुप्स को भी डायरेक्टली, मतलब यू कैन से हेड ऑन इनको टैकल करने के लिए शायद यूनियन गवर्नमेंट भविष्य में आर्टिकल 371 के अंदर जो एसोसिएटेड प्रोविजंस हैं फॉर नॉर्थ ईस्ट, उसमें भी कुछ बदलाव कर दे। ये स्पेशल प्रोविजन उनके लिए भी खत्म कर दें फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट। तो एक इंपॉर्टेंट डिबेट निकल के आती है। तो आप कहेंगे क्या सर ये सवाल, ये डायरेक्शन वाजिब है? तो मैंने खुद बताया कि कंडीशनैलिटीज, सेपरेटिज्म, इंसर्जेंसी वो कारण था 370 को हटने का। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कुछ हालात तो हैं कुछ जगह पर, तो कयास सही बैठता तो है। लेकिन इसमें सरकार का क्या कहना है ये हम जरा जान लेते हैं। फिर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371 क्या जो स्पेशल टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, क्या ये एक ही मंतव्य से, मतलब एक ही कारण से और बिल्कुल एक ही जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा था, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही विशेष दर्जा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का या अदर स्टेट्स का है? क्योंकि टोटल तो 11 है, केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो इसमें आपको अब पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। तो यानी कि आर्टिकल 370 और 370 में डिफरेंस है क्या? जी हाँ है। तो वो डिफरेंस क्या है अभी जानते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं, जैसे ये फैसला आया तो ये तो बता चुका हूं 11 स्टेट्स हैं जिसको 371 का ABCDE इनका फायदा है, 6 ऑफ देम इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में विशेष इशू था कि भाई इंसर्जेंसी। तो इस पे जो पूर्व जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर रहे लाल थनावला, इनका एक ट्वीट आया। इन्होंने कहा जो अभी किया है सरकार ने 2019 में जो किया था वो रेड अलर्ट है। किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो आप ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं कि पार्लियामेंट के कई कानून आप पर डायरेक्टली लागू नहीं होते जब तक कि आपकी राज्य की लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव ना कर दे, शायद वो दर्जा आपसे छीन लिया जाए, ऐसी बात इन्होंने की। लेकिन इसी दौरान अगर आप मिजोरम के ही सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की बात करो, मीडिया, NGOs, those groups which are actually quite sensitive towards the rights of these tribal population, तो उनको भी तो रेड अलर्ट लगना चाहिए था। तो उनका क्या रुख था? उनका रुख इससे अलग था। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का तो मानना है कि यार थनावला साहब आप ना पॉलिटिक्स कर रहे हो, मुद्दा समझ नहीं रहे हो। आर्टिकल 317 और 370 में तो डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है और कारण में भी फर्क है, जैसे टोटली डिफरेंट है। कारण कश्मीर में अलगाववाद, सेपरेटिज्म, सोसाइटी को बरगलाना, पाकिस्तान द्वारा उसका फायदा उठाना, ये कारण थे। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है। वहां म्यांमार तो बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ स्टैंड लेता है। म्यांमार की फोर्सेस तो ज्वाइंट ऑपरेशन करती हैं सो दैट दीज
kind of groups can be exterminated from the jungles of Myanmar even. तो वहां पर ऐसा कहां बैठता है? वहां पर जो सोसाइटी है दैट इज नॉट, यू कैन से, वहां पर ये सेसेशन का इशू नहीं है, वहां पर ऐसा इशू नहीं है जैसा आप यहां पर बता रहे हैं। वहां पर राइट्स का इशू है, ट्राइबल राइट्स, कल्चरल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार की बात है, और उस पर ही कुछ विशेष ऑटोनॉमी दी हुई है। प्लस लॉजिक बिहाइंड गिविंग आर्टिकल 370 एंड लॉजिक बिहाइंड गिविंग आर्टिकल 370 इज एंटीपोडल, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यूनाइटेड नागा काउंसिल के गाइडन कमेटी का कहना था व्हाट हैपेंड इन कश्मीर इज बिकॉज ऑफ द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज व्हिच वर देयर, लेकिन मणिपुर हिल में उनका कहना है कि ये कोई इमीडिएट थ्रेट है नहीं 371C को। अभी मैं एक एक करके आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले सेंटर का स्टैंड देख लीजिए। यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा 371 विल नॉट बी स्क्रैप्ड बाय द सेंटर। जब ये 370 का हुआ तो कहा इट विल नॉट बी स्क्रैप्ड, रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन कई लोगों ने कहा कि यार ये सरकार सरप्राइज देती है, रात को ही पता लगेगा, भाई और बहनों हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं होगा, कारण भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉजिक देखिए, जैसे जितेंद्र सिंह जी जो यूनियन मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन्होंने कहा कि देखो कोई कोरिलेशन ही नहीं है। जो 371 है उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था इस पर्टिकुलर रीजन, और केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं अदर स्टेट्स को भी तो 371 के दायरे में फायदा है। उसका पर्पस तो कुछ विशेष एरियाज में डेवलपमेंट को फोकस में लाने के लिए किया गया। जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, गुजरात की बात करूंगा, तो वहां पर भी तो बात की गई। महाराष्ट्र में कहा गया जो आपका मराठवाड़ा रीजन है, विदर्भा रीजन है, इनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा। गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा। तो भाई साहब ये 371 कह रहा है महाराष्ट्र गुजरात के लिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है सेंटर को? सेंटर तो चाहेगा ना कि भाई डेवलपमेंट हो, विशेष डेवलपमेंट हो, क्या दिक्कत है? और इस संबंध में जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो रिपोर्ट भी तो स्टेट लेजिस्लेचर को ही देता है। सेंटर का क्या दखल इसमें आ रहा है? राइट? तो कहने का मतलब है डेवलपमेंट इज द रीजन। व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट, वहां पर एक और एंगल है कि भाई जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका जो कल्चर है और उनके जो ट्रेडिशंस हैं, ऐसा हो सकता है कि वो हमारे जो सिविल लॉज हैं या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे अलग हो, और वो फैक्ट है, जी हाँ अलग है। तो ऐसे में विशेष प्रोटेक्शन मिले उनको अपने कस्टमरी लॉज को फॉलो करने के लिए। तो ये स्पिरिट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता ही है हर एक भारतीय को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ थोड़ी ना है। अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कस्टमरी लॉज के लिए विशेष प्रोटेक्शन दिया गया ट्राइबल पॉपुलेशन को, तो पर्पस ही अलग है। जबकि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा क्या था? जम्मू कश्मीर का मुद्दा था सॉवरेनिटी का, कि जम्मू एंड कश्मीर में कहा गया, इंटरप्रिटेशन क्या फैलाया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था वो एक्चुअली टोटल मर्जर नहीं था। कहा गया कि जम्मू कश्मीर इंडिया से अलग है। ये जो बातें फैलाई गई, ये जो इसका इंटरप्रिटेशन फैलाया गया, मिस इंटरप्रिटेशन, इस पर एक्चुअली कुछ इलाज करना जरूरी था, जिसका फायदा देश विरोधी ताकतें उठा रही थी। तो पर्पस अलग हुआ कि नहीं हुआ? पर्पस ही अलग है। तो यहां तो पर्पस था कि जो लूप होल बना हुआ आर्टिकल 370, इससे पहले मैंने जो वीडियो बताई थी बताया था, आर्टिकल 370 का सब क्लॉज 3 जो कह रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी जम्मू एंड कश्मीर की, वो बताएगी कि कब आर्टिकल 370 जो विशेष दर्जा दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर को, वो खत्म होगा या कैसे एप्लीकेशन होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो खत्म हो गई थी भाई 1957 में। तो एक तरीके से परमानेंट नेचर बन गया था आर्टिकल 370 का, ये लूप होल था, राइट? लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम, क्या सोवरेनिटी का इशू, क्या ऐसा कोई इशू है क्या नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। इंडिया का पार्ट तो मतलब इंडिया का पार्ट। और रही बात इंसर्जेंट्स की, तो इंसर्जेंट्स आर नॉट गेटिंग बैकिंग फ्रॉम आवर नेबर्स, राइट? वहां पर मतलब म्यांमार से बैकिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं सर चाइना से हो सकती है, बट ऐसे में चाइना से बैकिंग के कोई सबूत नहीं है। प्लस चाइना बैकिंग यहां पर करे, उसमें नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स खुद समझेंगे कि भाई साहब चाइना इज एन एक्सपेंशनरी पावर। चाइना ने जो हाल तिब्बत का किया है, वो तिब्बत का हाल सभी को पता है ना। तिब्बत को डिवाइड कर दिया, तिब्बत, खाम, आमडो, एथनिकल चेंजेस कर दिए। और यहां पर तो मुद्दा कल्चरल प्रिजर्वेशन का है। वो चाइना जो एथनिकल एसिमिलेशन कर रहा है, हान पीपल गेटिंग इनटू तिब्बत एंड चेंजिंग द डायनामिक्स, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव को लेकर ये इंसर्जेंट ग्रुप्स साइड लेंगे चाइना की? नहीं। तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो मुद्दा बिल्कुल अलग है। गोइंग टू आर्टिकल 371 क्लॉजेस, देखिए महाराष्ट्र एंड गुजरात बता चुका हूं आपको,
महाराष्ट्र में बताया ना आपको, मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन, कच्छ और सौराष्ट्र। पर्पस ये था कि भाई इनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए। जहां पर स्टेट में इनइक्वालिटी होगी वहां पर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, राइट, ऐसा ना हो, इस वजह से ऐसा किया गया। फेयर एलोकेशन होना चाहिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, जैसा इस स्टेट का रीजन का रिक्वायरमेंट है, राइट। साथ में कहा गया टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, राज्य सरकार ऐसा निर्धारित करे। मुझे ऐसा लगता है अगर ये पॉइंट से क्वेश्चन बना देना यूपीएससी प्रीलिम्स में, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो बच्चा घूम जाएगा, उसको लगेगा ये थोड़ा ना है, ये भी है, क्योंकि तरीका भी बताया हुआ है। आर्टिकल 371A नागालैंड, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पर्पस क्या था कि जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस है नागास की, कस्टमरी लॉज है, वो भाई मेन स्ट्रीम से अलग है, राइट। तो इस वजह से सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी बताया था ना, तो नागा कस्टमरी लॉज से ही इनका बेसिकली सिस्टम चले, इस एरिया का सिस्टम चले। ये आपको स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 371A में। तो ओनरशिप हुआ, ट्रांसफर ऑफ लैंड हुआ, रिसोर्सेज हुआ, वो नागा कस्टमरी लॉज के हिसाब से होगा। तो नागालैंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई थी, तो उसके बाद मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट का कोई लॉ अगर वहां पर अप्लाई होना है, तो ऐसे में जो नागालैंड का स्टेट लेजिस्लेचर है, दे आर गोइंग टू अप्रूव, क्योंकि उनका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज एलोकेशन, तो उसमें प्रायोरिटी है कि नागा जो ट्राइबल्स हैं उनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो एक तरीके से फिर ये 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिससे कि 371A को इंक्लूड किया गया था। बता दूं आपको, पहले ये जो एरिया था ये पूरे आसाम का भाग होता था, लेकिन आसाम में से कार्व आउट करके अलग से स्टेट बनाया गया था। तो पहले नागा हिल्स स्युनसंग एरिया होता था, जो पार्ट बी ट्राइबल एरिया का पार्ट माना जाता था अंडर स्टेट ऑफ आसाम, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा पीपल कन्वेंशन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको 16 पॉइंट एग्रीमेंट कहा गया था। कहा गया कि भाई आसाम में तो इतने सारे एथनिक ट्राइब्स हैं, इतने सारे एथनिकली डाइवर्स लोग हैं, लेकिन हमें अपने ट्राइबल कम्युनिटी, अपने प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष दर्जा देना ज़रूरी है। तो फिर वो मिला था। वैसे हम आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नागा ट्राइब्स केवल नागालैंड में रहते हैं। नागालैंड के अलावा जो साइड में स्टेट्स हैं वहां पर भी नागा ट्राइब्स रहते हैं। 371B, और इसी वजह से ग्रेटर नागालैंड, ग्रेटर नागालिम नेशन की भी डिमांड करी जाती है। NSCNIM, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले किया था शुरुआत में, आइसेक मूविया, NSCNIM खापलांग। नॉर्थ ईस्ट पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप सर्च करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट की पूरी हिस्ट्री, क्या इश्यूज हैं, पूरी कहानी मैंने बताई हुई है। इसके अलावा आसाम तो अलग से प्रेसिडेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब मे प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन की एक अलग से कमेटी, जो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होंगे ट्राइबल एरियाज से इंश्योर किए जाएंगे। और क्योंकि 6 शेड्यूल में आती है, 6 शेड्यूल जो कि डेडिकेटेड है शेड्यूल एरियाज के लिए। आप कमेंट में बताइएगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंस से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर नॉर्थ काचर, बेसिकली 3 जगह की बात की गई, नॉर्थ काचर हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर विशेष राइट्स की बात कही गई। तो शेड्यूल 6 आउटलाइन करता है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का, उसके लिए विशेष यू कैन से ऑटोनॉमी दी गई है। तो फाइनली दीज आर द एरियाज, आसाम में ये हैं, मेघालय में ये हैं, त्रिपुरा में ये हैं और मिजोरम में ये हैं, राइट। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस। आर्टिकल 371C, ये प्रेसिडेंट मणिपुर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए अलग से कमिटी की बात करते हैं, जिससे कि हिल एरियाज जो है मणिपुर के, तो वहाँ पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके। गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि एनुअली वेन एवर रिक्वायर्ड, तो जैसे प्रेसिडेंट ने रिक्वायर किया तो उनको एक रिपोर्ट देनी होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन हिल एरियाज का वो कैसे चल रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की शेल एक्सटेंड टू द गिविंग डायरेक्शन, मतलब स्टेट को डायरेक्शन दी जा सकती है कि इन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेटर तरीके से करना होगा। 371D और 371E आंध्र प्रदेश एंड बिफोर बाइफर्केशन, क्योंकि अब तो तेलंगाना बन गया, तो यहाँ पर भी फेयर अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा सके लोकल कम्युनिटीज के लिए। आप कहोगे मतलब क्या है, क्यों दिया गया? क्योंकि अगर आंध्र रीजन की बात करें तो आंध्र में भी 3 सब रीजन बताए जाते थे ना, कोस्टल आंध्रा, रायलसीमा एंड तेलंगाना। अब तेलंगाना अलग से बना है, राइट, लेकिन ये तो उससे पहले ही आ गया था। और वही रीजन था कि स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो सिविल सर्विस की पोजीशंस हैं
गवर्नमेंट पोजीशंस हैं डिफरेंट लोकल कार्डर्स की, तो उसमें इस बात को ध्यान रखें कि जो लोकल पॉपुलेशन है उनका इनकॉर्पोरेशन हो। तो मेंशन द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइब्यूनल, तो अगर इस विषय में कोई मुद्दा हो इस सर्विसेज से जुड़ा तो अलग से आप ट्राइब्यूनल भी बना सकते हैं। 371 मेंशन करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसके हिसाब से, फैक्ट वाली बात हो गई। अब 2014 में तो आपको पता है तेलंगाना वाज क्रिएटेड, तो ऐसे में 371D वाज एक्सटेंडेड टू द स्टेट बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि तेलंगाना अलग से हो गया, आंध्र अलग से हो गया। सिक्किम के लिए 371F, तो यहाँ पर जो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको कुछ विशेष फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि प्रोवाइड दैट वन मेंबर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली दैट सिक्किम वुड हैव इन दी लोकसभा। आप कहेंगे मतलब क्या है? मतलब ये है, इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल दी MLAs इन ऑल स्टेट्स आर इलेक्टेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द मेंबर फ्रॉम द वोटर्स ऑफ दैट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एरिया बेस्ड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो क्या स्टेटमेंट सही होगी? तो यूपीएससी अगर ऑल बताए तो आपको अलर्ट हो जाना है। आप कहोगे मतलब समझ नहीं आया क्वेश्चन, आसान भाषा में बताया तो मुद्दा ये है कि अगर पूरे देश को हम सारे स्टेट्स को देखें तो हर एक स्टेट को हम क्या करते हैं, मुझे बताइए, अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? कि भाई स्टेट को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक, और हर एक एरिया से क्या होगा, एक MLA होगा, यही तो मानते हैं हम। तो मैं कह रहा हूं कि हर एक स्टेट में जो टेरिटरी होती है उसको एरिया वाइज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तब्दील किया जाता है, सो दैट वहां से डायरेक्ट इलेक्शन से ही MLA आ सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो बताइए ट्रू और फॉल्स? तो शायद कुछ लोग कहें सर ये तो ट्रू है। क्यों कहेंगे? सर पहले होता था सर एक सीट एंग्लो इंडियन की नॉमिनेटेड हो सकती थी, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से भारत सरकार ने वो खत्म कर दी है। तो अब तो सर जी हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन ऑल कहा है, ऑल में ठीक नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है, सिक्किम की जरा देखिएगा बात कि सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एलोकेशन है क्या केवल वो एरिया वाइज है या इसके अलावा भी हो सकता है? इसके अलावा भी हो सकता है। हिंट दूं आपको, मोनेस्ट्री का यू कैन से रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम, तो अपने आप में विशेष हुआ कि नहीं हुआ? 371F विशेष दर्जा देता है, राइट। स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, पॉपुलेशन है स्टेट की, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट would have jurisdiction with respect to dispute matters arising of any treaty, agreement, engagement and other similar instruments relating to Sikkim that the government of India entered into executed before 1975 to which government of India or any its predecessor was a party। आपको क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो सिक्किम को भारत का भाग बनाया, पहले एसोसिएटेड स्टेट फिर फुल स्टेट। तो ऑलरेडी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिफाई कर दिया कि ये भाग क्यों बन गया, कैसे बन गया, लीगल नहीं था। ऐसी कोई डिबेट किसी कोर्ट में नहीं ली जाएगी, राइट। 371G मिजोरम, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसी रिलीजियस या सोशल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ। जो मीजो जो पॉपुलेशन है, मीजो के जो कस्टमरी लॉज हैं, प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें डायरेक्शन देगा, राइट। यानी कि मीजो कस्टमरी लॉज, ओनरशिप ट्रांसफर यानी कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और लैंड का जो एलोकेशन, इन सब में जो मिजोरम की जो कस्टमरी लॉज हैं उनको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। केवल तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पार्लियामेंट के एक्ट को अगर मिजोरम के स्टेट लेजिस्लेचर ने आपको अलाउ किया तो, बाय पासिंग सच रेजोल्यूशन। ये है आर्टिकल 371G। तो आप देख रहे हैं कंपैरिजन कुछ सेम ही है, राइट। पर्पस क्या है? नॉर्थ ईस्ट में पर्पस तो यही है ना, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमरी लॉज, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, राइट। 371H अरुणाचल प्रदेश की बात करता है कि गवर्नर को स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो गवर्नर शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद काउंसिल मिनिस्टर एक्सरसाइज इंडिविजुअल जजमेंट एक्शन टू बी टेकन फॉर प्रोविजन सराउंडिंग द सेम। कारण क्या था? कंसिडरिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल being at the strategic location, having border with China and China having certain disputed claims with respect to Arunachal Pradesh। 371I गोवा के लिए, आपने सुना होगा पहले गोवा जब हमने पोर्चुगीज से एनेक्स किया, पार्ट बनाया अपना, तो उसके बाद यूटी था, फिर उसको स्टेट का दर्जा दिया गया, राइट। तो उसके लिए इसको विशेष दर्जा दिया गया। कर्नाटका, तो कर्नाटक के लिए 371J
बेसिकली डेवलपमेंट करना है कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि बैकवर्ड हो गई हैं स्टेट की, जिससे इंटर डिस्ट्रिक्ट या जो इंटर रीजनल जो डिस्पैरिटी है कर्नाटका में वो कम हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो डेवलप्ड हैं कुछ कम हैं, ऐसा ना हो। हैदराबाद कर्नाटका रीजन, आपको बता दूं जब आप हैदराबाद बोलते हैं तो हैदराबाद से आपको दिमाग में शायद हैदराबाद सिटी आता होगा, लेकिन जरा पढ़िएगा हैदराबाद, यानी कि जब आज़ादी से पहले हैदराबाद, तो हैदराबाद जो स्टेट होती थी, राइट, जहाँ निज़ाम थे, तो उस टाइम पर हैदराबाद एक स्टेट थी, आज आप शहर के रूप में जानते हैं। तो जो एरिया का एलोकेशन हुआ तो ऐसे में वो एरिया के एलोकेशन में डिवीजन कर दिया। लेकिन बात यह है कि जो हैदराबाद कर्नाटका एरियाज है, अर्स्टवाइल हैदराबाद, नाउ पार्ट ऑफ कर्नाटका, तो ऐसे में गुलबर्ग, रायचूर, बीदर, कोपल, यदगिर, बेलारी, तो यहाँ पर विशेष डेवलपमेंट को फोकस में रखा जाए, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए जिससे कि फेयर एलोकेशन हो इस हैदराबाद कर्नाटका रीजन में। नहीं तो आप सोचेंगे यार हैदराबाद तो तेलंगाना में है ना, तो हैदराबाद कर्नाटका रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दी हैदराबाद दैट यू रिमेंबर एज अ सिटी। क्लियर है बात? अलग से गवर्नमेंट जॉब का एलोकेशन हो सकता है, लोकल यू कैन से रिजर्वेशन हो सकता है, राइट। आपने सुना भी होगा जब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 जो कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद रिस्पेक्ट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट, रेजिडेंट। तो फिर मैं उसी आर्टिकल में आपको पढ़ाता हूं कि देखो पार्लियामेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है लोकल कम्युनिटी का रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। तो एक तरीके से यहां पर पार्लियामेंट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अलाउ किया है कि नहीं। अब बात आती है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन से हमें पता लग गया, इन सभी आर्टिकल से पता लगा कि यार जो मुद्दा है आर्टिकल 371 का था वो तो बिल्कुल अलग है, कहीं पर रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, स्पेसिफिक रीजन्स बताए है ना, मराठवाड़ा, विदर्भा, कच्छ, सौराष्ट्र या फिर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो मुद्दा है कुछ एरियाज में तो रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो, राइट, फेयर एलोकेशन हो, लोकल डेवलपमेंट बोर्ड बने, ये पर्पस था स्पेशल स्टेटस देने का, राइट। कुछ एरियाज में जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको बताया, वहां पर मुद्दा क्या था, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके अपने कस्टमरी लॉज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का, साथ ही विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर विशेष यू कैन से पावर रखेगा सो दैट दो स्पेशल चैलेंजेस उस रीजन के दे कैन बी टैकल्ड। तो आपको पता लगा कि यानी कि 370 का मुद्दा और 371 का मुद्दा तो अलग है। यहाँ 371 में कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, टेररिज्म का थ्रेट है, ये रीजन से थोड़ा ना 371 दिया गया था। 371 का मुद्दा समझिए, पर्पस क्या था 371 का, पर्पस तो ये था ना। और रही बात उस वाले इशू की कि यार जो सेसेशनिस्ट पावर्स हैं, उल्फा, NSCN-IM एटसेट्रा जो ग्रुप्स हैं वो, तो मुझे बताइए 371 आर्टिकल क्या कहीं पर भी जो भारत सरकार है उसको रोक रहा है टू हैंडल दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, क्योंकि डिफेंस ऑफ द कंट्री इज प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंटर, राइट। अगर म्यांमार से वो इंडिया में बेस बना रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो तो यूनियन के प्रेरोगेटिव में है ही है, राइट। और इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो तो MHA डू हैव पावर्स, है कि नहीं। तो 371 का इस वजह से ऑब्जेक्टिव अलग है। Now discuss the reasons of having Article 371 and associated provisions in Indian Constitution with suitable example। तो मुझे लगता है कि अब आपको reasons भी पता लग गए हैं 371 के, और examples इतने सारे बता दीजिए आपको। तो इसमें से अगर 3-4 एग्जाम्पल भी आप कर देंगे क्रिस्प वे में, तो यू कैन राइट अ गुड आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो यहाँ पर, वीडियो की PDF यहाँ पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसी एड्रेस पर। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज भी यहां पर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।